हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा देखा हुआ है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसा कि हमने संज्ञा में क्या देखा था, तो हमने संज्ञा में देखा था सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द ही संज्ञा कहलाता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा में हमने देखा कि सम धन ज्ञा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। साथ में मैंने आपको संज्ञा का पर्याय बताया था, जिसका अर्थ होता है नाम। तो संज्ञा का पर्याय क्या है? नाम है। इसीलिए हम संज्ञा उन सभी शब्दों को कहते हैं जो हमें नाम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, स्थिति, अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हमने देखा था संज्ञा में। आज हम देखने जा रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं हम? तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सबका नाम होता है। ठीक, अब ये किसका सबका नाम है? तो ये आइए हम देखते हैं परिभाषा। सबका नाम तो किसका नाम? नाम क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब सबका नाम क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था का नाम संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द सर्वधन, सर्व और नाम शब्दों से मिलकर बना है, जहां सर्व शब्द का अर्थ है सभी या सब, तथा नाम का अर्थ है हिंदी व्याकरण में संज्ञा से लिया जाता है। नाम किसे लिया जाता है? सबका, यानी कि सर्व, और नाम क्या है? तो संज्ञा है ना। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी शब्द सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो रहा है सबका नाम। क्यों? क्योंकि इसके अर्थ सर्व और नाम से आया है। सर्वनाम देख रहे हैं, सर्व सबका, इसका मतलब सबका, और इसका नाम, नाम मतलब संज्ञा। तो क्या बताया गया? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम यदि बात करते हैं हम मैं का इस्तेमाल कब करते हैं? तो मैं का इस्तेमाल हम स्वयं के लिए करते हैं। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक, फिर तू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो हम वक्ता की बात सुनने वाले के लिए करते हैं। तू जा रहा था क्या? तू गई थी क्या? तू क्या की है? तू क्या करेगा? तो तू मतलब कि जो हमारी बातें सुन रहा है, वक्ता की बातें जो बोला जा रहा है, जो बोल रहा है, वो क्या होता है? वक्ता। तो वक्ता की बात सुनने वाला, वक्ता की बात सुनने वाला क्या है? तू है। मैं कौन है? स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह आसपास की किसी वस्तु को इंगित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? यह क्या? ठीक है, यानी कि हम वहां पे आसपास जो भी वस्तु है, ठीक है, यह देख रहे हो तुम, तो ये यह। ठीक, फिर क्या है? वह। दूर की किसी वस्तु को इंगित करने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखना है ना, यह क्यों यूज किया जाता है और वह क्यों यूज किया जाता है। वह वहां बैठा था, वह वहां गया था, तो वह मतलब कि कोई दूर है, कोई व्यक्ति दूर है ना। तो दूर की किसी वस्तु को इंगित करते हैं हम वह से, और यह मतलब आसपास की कोई वस्तु होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो और फिर इसके बाद में यदि मैं, जैसे कि मैं आया है, तो हम यहाँ पे किसी का नाम लिख दें तो वो मैं बोल रहा है। जैसे कि हम राम बोल रहे हैं, ठीक है, तो राम अपनी कक्षा का सबसे होशियार बालक है। ठीक है, वो अपने बारे में यदि हम उसके बारे में बताएंगे तो यहाँ पे क्या जाए? यह, वह, तू, मैं मतलब स्वयं। यदि वो स्वयं के बारे में बोल रहा है, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ठीक, मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद तू क्या करता है? मैं तो इतना होशियार हूँ, तू क्या करता है? तू पढ़ाई नहीं करता क्या? ठीक है, यह क्या रखा हुआ है? वह वहां बैठा था,
तो ये हमने क्या प्रयोग कर लिया, संज्ञा की जगह पे हमने सबका सबका नाम दे दिया, सर्वनाम हो गया ये। ठीक, तो सर्वनाम के उदाहरण, वह पेन मेरा नहीं है, वह पेन मेरा नहीं है, यह घर मेरे दादाजी ने बनवाया है, आसपास की कोई सब, मैंने आज व्यायाम नहीं किया स्वयं के लिए, तुम एक बहादुर लड़की हो, यानी कि जो वक्ता की बात सुन रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है, वे कुछ खा रहे हैं, वह कौन है जो खेत में घुस रहा है, पिताजी कल किसकी बात कर रहे थे। नाम संज्ञा की जगह पर नाम दे दिए, सबका नाम, किसकी, सबका नाम, कौन, अब चाहे जो भी हो, कुछ चाहे जो भी हो, कोई चाहे कुछ भी है। ठीक है, कोई आ रहा है चाहे कोई भी आ रहा हो। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो मूल सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं, एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, तो 11 मूल सर्वनाम कौन से हैं, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो आपको इसमें से मैं तो बिल्कुल याद हो गया, तू भी याद हो गया, यह याद हो गया, वह याद हो गया। ठीक है, इतना चीज तो मैं मान रही हूं कि आपको याद हो गया, यानी कि 11 में आपको 4 तो याद हो ही गया है। 11 में 4 याद हो गया, 7 बस याद करना है। 7 में क्या क्या आता है, आप, तू की जगह आप बोलने लग जाओ, आप क्या कर रहे हो, आप बोल दिए, ये भी अपने को याद हो गया, ये भी याद है। ठीक है, फिर उसके बाद यह हो गया, वह हो गया। अब क्या याद रखना है हमको, क्या, कौन, कोई, कुछ, क्या, कौन, कोई, कुछ, बोलो, क्या, कौन, कोई, कुछ, साथ में बोलिए, है ना, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये भी याद हो गया। जो, सो, जो, सो, तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमने याद कैसे किया इसको, हमने याद किया कि मैं, तू, यह, वह, तो हमें याद हो गया क्योंकि हमने शुरू में ही देख लिया इसको। फिर तू की जगह आप बोलने लग गए, हम बिल्कुल बोलने लग गए। फिर कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ। फिर जो, सो, कौन क्या कर लेगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी होगा सो देखा जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 मूल सर्वनाम होते हैं। फिर इन 11 सर्वनामों को हम क्या बोलते हैं, तो मूल सर्वनाम कहते हैं। यही 11 सर्वनाम पुरुष, वचन और कारक के आधार पर अपना रूपांतरण करके अन्य सर्वनाम बनाते हैं, जिन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यौगिक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, तो ये जो 11 मूल सर्वनाम होते हैं वे पुरुष, वचन और कारक के आधार पर अपना रूपांतरण करते हैं और अन्य सर्वनाम बनाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम को हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष, वचन, कारक क्या है, तो पुरुष, वचन, कारक के आधार पर ये रूपांतरण करके एक नया या फिर हम बोले अन्य सर्वनाम बना लेते हैं और उन्हें ही हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर उसके बाद आइए हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं तो प्रयोग के आधार पर, किस आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से वे भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा वाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम और 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है उत्तम, उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, फिर उसके बाद आता है अन्य पुरुष। ये किसके लिए है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, उत्तम, मध्यम और कौन सा, तो अन्य पुरुष। फिर ये तो पहला हो गया हमारा पुरुषवाचक। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथा
प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। स से 6 हो, देखिए 6 लिखते हैं ना, 6 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो 6, ठीक है। तो स से सर्वनाम, स से सर्वनाम और स से 6, स से सर्वनाम, स से 6। समझ में आ रहा है? कितने भेद? तो 6 भेद, 6 टाइप्स होते हैं इसके। स से सर्वनाम, स से 6, ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये एक तरीका होता है, अन्यथा आपको अपनी तरीके से जिस भी प्रकार से आपको याद करना है वैसे याद आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसे हम आसान तरीकों से याद करें तो वैसा हमें देखना पड़ता है। स से 6 और स से सर्वनाम, तो 6 प्रकार के क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है? तो ये मूल सर्वनाम लिखे हुए हैं। ये क्या है? तो सर्वनाम की परिभाषा दी गई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर वही चीज लिखा है सर्वनाम के भेद। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक, इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं तो हम आइए देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या क्या आता है? मैं, तुम, वह, वे। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या है? तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, मैं उत्तम पुरुष। तुम क्या हुआ? तो तुम हुआ मध्यम पुरुष। और वह और वे क्या हुआ? तो ये अन्य पुरुष हुआ, वह और यह अन्य पुरुष। निजवाचक क्या है? तो स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जिसे। प्रश्नवाचक कौन, क्या। कौन क्या कर लेगा? कौन क्या कर लेगा? प्रश्नवाचक संबंध, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ठीक है। फिर क्या है? और जिसे, ठीक। अनिश्चय, पता ही नहीं है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं। कुछ खा लो, क्या खा लो? कुछ खा लो, ठीक, वो अनिश्चय है। निश्चयवाचक यह, वह, उसे दे आओ। निश्चय एकदम, मतलब आपने बता दिया, उसे दे आओ, ठीक है। यह क्या रखा हुआ है? वह कौन बैठा था वहां, वह कौन खड़ा था वहां, ठीक है। निजवाचक यानी कि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपने आप। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मेरी मदद मत करो, मुझे मत छोड़ने जाओ, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, ठीक। तो ये अपने आप। निजवाचक हम अपनी निजता का भान करवा रहे हैं। पुरुषवाचक में मैंने आपको बता दिया, मैं क्या है तो उत्तम है, तुम क्या है तो मध्यम है, अन्य क्या है तो वह और वे है, ठीक है। समझ में आया? ये बिल्कुल याद हमें करने की कोशिश करनी है इसे, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न बनते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आइए हम देखते हैं एक एक करके एक एक सर्वनाम में। हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा करते हैं कि इस पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह। मैं, तू, आप, यह, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार में हम विभाजित करते हैं, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये 3 जन हैं। कहना यानी कि वक्ता हो गया, श्रोता हो गया, और कौन हो गया? तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, अन्य। तो ये क्या है? उत्तम। ये क्या है? मध्यम। ये कौन है? अन्य पुरुष, ठीक। जहां कहीं भी ये होते हैं, ये 3 लोग होते हैं, तो हम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें याद रखना है, मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है। आप क्या है उसका भी अंतर यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष क्या होता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम,
मैं, हम, मुझे, मैं, हम, मुझे, ये सभी सर्वनाम क्या होते हैं? तो उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और कारक के आधार पर मैं अपना रूप परिवर्तित करके जो अन्य सर्वनाम बनाता है वे सभी सर्वनाम भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। मैं अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया है कारक के आधार पर। किसके आधार पर? तो कारक के आधार पर जब मैं अपना स्वरूप परिवर्तित किया तो क्या हो गया? मैंने होमवर्क कर लिया, मुझको दे दो, मुझसे बात नहीं कर रहा, हमको नहीं ले जाओगे क्या, हमने खा लिया। तो ये क्या है? सब अपने लिए, स्वयं के लिए ही है। वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है। पूछा गया था एग्जाम में, मुझे क्या है, मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो मुझे जो है क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष में भी कौन सा वाचक है ये? तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपना रूप परिवर्तित किया है। रूप किस तरीके से? तो कारक के आधार पर मैं परिवर्तित कर लेता है, ठीक है। और उत्तम पुरुष के उदाहरण भी, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं अपने यानी कि अपने लिए हम बोल रहे हैं। मैंने आज नाश्ता नहीं किया यानी कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, ठीक। मध्यम में यदि हम आ जाएं तो मध्यम क्या होता है? तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो वक्ता द्वारा बात सुनने वाले के लिए किया जाता है मध्यम पुरुष। तो इसमें क्या आता है? तो तू, आप, ये क्या है? तो ये मध्यम पुरुष होते हैं, ठीक है। तू, तुम, आप, ये सभी क्या है? तो मध्यम है। जैसे कि तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, आपके सहयोग के बिना मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे तुम और आपके क्या है? तो मध्यम पुरुष। आपको याद क्या रखना है? मध्यम क्या है? तो मध्यम होता है तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। फिर उसके बाद हमने उत्तम देखा। उत्तम क्या क्या होता है? तो उत्तम होता है मैं, हम और मुझे, मुझको, मुझसे, हमको, हमने, ये आदि, ठीक है। यानी कि मैं का रूप परिवर्तित होकर के आया है, रूपांतरित हो गया है कारक के आधार पर। ये हो गया। अन्य क्या होता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता एवं बात सुनने वाले किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, तो ये क्या है? तो अन्य पुरुष है। यह मेरा घर है, वह मेरा घर नहीं है, वह मेरा घर नहीं है। यह नजदीक की वस्तु, वह दूर की वस्तु को इंगित किया जा रहा है। तो आपको यदि ये याद रखना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में यदि हम याद करें तो क्या क्या आता है? वह, यह, वे क्या कर रहे थे, ये क्या है? तो ये इसका भी रूप परिवर्तित, यह का रूप वह का रूप परिवर्तित है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो कारक के आधार पर रूप परिवर्तित होते हैं। तो कैसे परिवर्तित होते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के लिए देखेंगे। तो उत्तम पुरुष के लिए क्या है? तो कारक यदि करता है तो एक वचन में मैं और बहुवचन में हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं। यदि कारक कर्म है, यदि कारक कर्म को यहाँ पे इंगित करता है तो मुझे और मुझको, मुझे दे दो, मुझको दे दो, ठीक है। मुझको झापड़ मत मारो, ठीक। फिर क्या है? हमें, हमको, बहुवचन में हो गया, हमें और हमको। बात वही है, अपने लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। स्वयं, जब हम उत्तम की बात करते हैं तो स्वयं के लिए है। तो हम बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, हमें क्या है? यहाँ पे भी स्वयं को इंगित किया गया है। संबंध कारक में क्या होता है? मेरा घर है, मेरे दोस्त हैं, मेरी सखियां हैं, ठीक है। मेरा और मेरे, तो हमारा और हमारे, हमारा ग्रुप, हमारा संघ, हमारे गुब्बारे। तो इस तरीके से हम बहुवचन में भी बोल सकते हैं। जब कारक की बात करते हैं, हमारा, हमारे, फिर यहाँ पे मेरी यदि आता है तो मेरी, यहाँ पे हम यदि लिखेंगे मेरी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी। ये नीचे लिखा गया गलती से, है ना, ये गलती से इधर लिखा गया है। ये होगा क्या? मेरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी। मेरा, मेरे, मेरी पुस्तक है, हमारी कक्षा है ये किसकी कक्षा है? हमारी कक्षा है ये, ठीक है। तो ये क्या है? हमने देख लिया कारक के आधार पर रूप परिवर्तित, मैं का रूप परिवर्तित हम,
यानी कि एक वचन और बहुवचन के आधार पर मुझे, मुझे, मुझको, हमें, यानी कि सब हम किसके लिए है, स्वयं के लिए। मध्यम पुरुष की हम बात करें तो कारक करता है तो तू, तुम, कर्म है कारक, कर्म कारक में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। फिर संबंध में तेरा, तेरे, तेरी, तेरा, तेरे, तेरी। तो ये तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी, ये नीचे गलती से लिखा गया है ना, ये ऊपर में आएगा, ये सभी चीजें यहाँ पे आएंगी, ये नीचे गलती से लिखा गया, तेरी और तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी। फिर अन्य पुरुष की बात करते हैं हम तो कर्ता कारक के लिए यह और वह, तो ये और वे। फिर कर्म के लिए इसे, इसको, उसे, उसको, कर्म के लिए है तो इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। फिर संबंध की बात करें तो इसका, उसका, इसके, उसके। फिर इसकी, उसकी। फिर इनका, उनका, इनके, उनके, इनकी, उनकी। किसकी शादी है, उनकी शादी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, समझ में आया। ये हमने देख लिया कि कारक जब क्या रहे और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन भी हमने देख लिया। आपको यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा ये भी मैं बता देती हूँ। आपके प्रश्न बनते हैं कि ये सब दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये सभी पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तम क्या है, मध्यम क्या है और अन्य क्या है। तो बस ये स्वयं, ये श्रोता यानी कि ये जो वक्ता है ये श्रोता है और ये अन्य है। बस ऐसे याद करना, याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है और मुझे लगता है कि आप लोगों से निश्चित रूप से बन ही जाएगा। फिर उसके बाद हम यदि निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम के यानी कि यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से हम जानते हैं। और ये होता क्या है, निश्चयवाचक यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चित इशारा किया जाता है। यह किसकी पुस्तक पड़ी है यहाँ, यानी कि आपने बिल्कुल इंगित करके बोल दिया। वह कौन बैठा था वहां, यानी कि आपने बिल्कुल इंगित कर दिया है। ठीक है, तो ये निश्चित है ये। ठीक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। आसपास की चीज को यह इंगित करता है। वह की बात करें, वह मेरा सामान नहीं है, यानी कि दूर की कोई वस्तु है और हम बोल रहे हैं वह मेरा सामान नहीं है, हम नहीं जानते कहाँ पे क्या बोल रहे हो, वह मेरा तो नहीं है। ठीक, तो ये निश्चय हो गया। अब यदि हम बात करें यह, जैसे कि यहाँ पे निश्चय की बात करते हैं, जैसे कि आसपास की बात करोगे, समीप की वस्तुएं, यह हमने देख लिया, साथ में ये हो गया और इन्हें भी इसके अंतर्गत आता है। फिर इनका भी इसके अंतर्गत आता है, इनका, ये सब निश्चय है। इन्हें उठा करके रख दो, इनका कौन मालिक है। ठीक, फिर उसके बाद यानी कि ये आसपास की चीज है। कहाँ की चीज है, आसपास की चीजों को यहाँ पे इंगित करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। और यदि कोई दूर की वस्तु है तो वहां पे वह किसका है, वह, वे, कौन बैठे थे, कौन खड़े थे। फिर उन्हें किसने देखा, फिर उसके बाद उनका क्या नाम था, यानी कि कोई दूर है, उनका क्या नाम था बताओ। तो जब इनका बोलेंगे ना, यानी कि कोई आपके पास में है, बोले इनका क्या नाम है। ठीक, और उनका आप इमेजिन करो ना, थोड़ा रिलेट करो। उनका वो जो वहां पे आपसे बात कर रहे थे तो उनका क्या नाम है, आप इस तरीके से बोलते हो कि नहीं। तो बस वही है। तो ये दूर की चीज के लिए, दूर की वस्तु, दूर के व्यक्ति को इंगित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं और आसपास के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यदि हम आते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तो जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे ही हम अनिश्चयवाचक कहेंगे। निश्चय यानी कि बोध हो गया, अनिश्चय बोध नहीं हो रहा है। कोई आने वाला है, कोई कह रहा था, कौन कह रहा था पता नहीं, लेकिन कोई कह रहा था। ठीक,
कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, तो कुछ मतलब कि बहुत चीजें हो जाती, अनिश्चित है, बोध नहीं, मतलब कि पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं क्या नहीं, बोल रहे कुछ खाने को दे दो, अब क्या दे दें इन्हें कुछ खाने को। तो वहां जैसे कि उदाहरण में दिया, वहां कोई तो था, पता नहीं कौन था, पता नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं है, निश्चित रूप से पता नहीं है, अनिश्चितता यहाँ पे बनी हुई है। कुछ गड़बड़ है, जैसे कि बोला यार कुछ तो गड़बड़ है दया, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्या है, तो ये अनिश्चय, पता नहीं है, अनिश्चित, अनिश्चितता की स्थिति है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कि इसी में ही कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी मतलब कि पता नहीं, अनिश्चित है वो कि कौन है वो, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो ये सब अनिश्चय के अंतर्गत आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं हम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हम उन्हें ही कहेंगे जिनसे हमें प्रश्न का बोध होता है। तो प्रश्न का बोध मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के यहाँ पे बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बोला गया। तो प्रश्न का बोध बताइए किससे होता है, तो जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो WH फैमिली, हिंदी में बोलोगे तो क वाले से, यानी कि कौन, क्या, किसकी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि जहां पे कौन, कौन बैठा था वहां पता नहीं है, फिर उसके बाद में किसे, किसे, फिर जैसे कि किसने कहा, ये तुमसे किसने कहा, ठीक। फिर उसके बाद ये तुम क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब हुआ, तो यानी कि आप प्रश्न कर रहे हो, कब हुआ, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न का बोध करवा दे तो उसे हम प्रश्न कहेंगे। राम के पिता का नाम क्या है, यह पुस्तक किसकी है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सब क्या बताते हैं हमें, तो ये सब हमें बताते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब कि जिन शब्दों से हमें संबंध का बोध होता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेट करेंगे, ये क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है तो उसे संबंधवाचक कहेंगे। जैसे कि कोई संबंध के अंतर्गत क्या आना चाहिए, तो जो सो, जो मेहनत करेगा सो कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा सो कामयाब होगा। फिर उसके बाद जैसे कि जिसको उसको हो गया, ये भी तो संबंध ही बता रहे हैं, जिसको उसको। फिर उसके बाद जैसी वैसी, ये भी तो संबंध का ही हमें बोध करवा रही, जैसी वैसी, जो सो, जिसको उसको, जैसी वैसी। फिर उसके बाद तो ये सब क्या है, संबंध का बोध करवा रहे हैं हमें, ठीक। फिर उसके बाद निजवाचक सर्वनाम आता है, तो ये निजता का, ये क्या कर रहे हैं, तो ये निजता का बोध करवा रहे हैं। निजता का बोध मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपना, स्वयं, ये सब क्या है, तो ये सब जो है निजवाचक है। जैसे कि अपने आप, अब तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, मैं अपना काम जानता हूं, मैं अपना काम जानता हूं, समझ में आया। तो अपना क्या है, निजता का बोध करवा रही है यहाँ पे, निजता का, ठीक है। मैं की बात करोगे तो मैं को क्या लोगे आप, यहाँ पे मैं को आप लोगे उत्तम पुरुष, उत्तम क्या है, तो उत्तम पुरुष। अपना क्या है, तो निजवाचक, समझ में आ रहा है डिफरेंस को समझना, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका, तो ये भी क्या है, तो हम निजता, यानी कि क्या है, जैसे कि मैं अपना काम अपने आप करता हूं, है ना, मैं अपना काम अपने आप करता हूं, यानी कि अपने आप, हमने कहा, क्या कहा, अपने आप करता हूं, यानी कि वो निजता का बोध करवाया है, ठीक। फिर उसके बाद कि यदि हम बात करें कि मैं आप दंग रह गए, मैं आप दंग रह गए, मैं आप दंग रह गए, तो ये क्या है, निजार्थक है, निजता का भी, निजता का अर्थ करा है, यानी कि मैं आप दंग रह गए,
ठीक, इसको समझाएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, तो यहाँ पे बात आती है, ये आदरार्थक है, यानी कि हम आदर के साथ में बोल रहे हैं, हम आदर के साथ में बोल रहे हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में हम कैसे अंतर को समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं अगेन निजवाचक सर्वनाम को यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि निजवाचक क्या होता है। निजवाचक, यहाँ पे निजवाचक जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अपने आप क्या है, तो अपने आप क्या है, अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने आप, स्वयं क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। खुद क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। स्वतः क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। ये एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जिन कर्ता स्वयं के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए करता है, तो उसे हम निजवाचक। अब अंतर क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम में, क्योंकि उसमें भी पुरुषवाचक में भी तो उत्तम पुरुषवाचक तो अपने स्वयं के लिए बताता है और निजता में, निजवाचक में भी ये अपने लिए बताता है। अंतर कैसे समझेंगे हम, तो जो निजवाचक सर्वनाम का आप है, निजवाचक सर्वनाम में भी आप है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं, तो पुरुषवाचक का आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदर प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि निजवाचक का आप कर्ता स्वयं के लिए करता है। जब हम निजवाचक में आपका प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ स्वयं या खुद होता है, स्वयं या खुद होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप कल वहां चले जाना, आप कल वहां चले जाना, तो इस वाक्य में आप का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया गया। अगर हम इस वाक्य का अर्थ निकालें तो हमें क्या समझ में आएगा, हमें ये समझ में आएगा कि किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करके यह कहा जा रहा है कि आप कल वहां चले जाना, इसलिए ये आप क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने यह चाय आप बनाई, यानी कि यहाँ पे आप किसी अन्य के लिए नहीं है, बल्कि ये कर्ता स्वयं के लिए बोल रहा है। समझ में आया। तो निज में आप है अपने आप, या फिर आप, मैंने पुस्तक अपने आप पढ़ ली, मैंने होमवर्क अपने आप कर लिया। तो यहाँ पे स्वयं के अर्थ को जो उजागर कर दे, स्वयं, कर्ता स्वयं के लिए जहाँ पे प्रयोग करे तो निजवाचक। लेकिन पुरुषवाचक का जो आप है, जो पुरुषवाचक का आप है, तो वो किसके लिए होगा, वो होगा अन्य के लिए। जैसे कि अभी जस्ट जो मैंने वाक्य लिखा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर में लिखा था ना निजवाचक में, और मैंने कहा कि मैं इसको आगे में एक्सप्लेन करूंगी, उसी को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि आपका शुभ नाम क्या है, तो आपका हम बोल रहे हैं आपका, यानी कि अन्य के लिए हम बोल रहे हैं आप तो है, ठीक है, आप तो है, आपका तो हम अन्य के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, तो क्या है, तो ये प्रश्नवाचक क्या बन गया, क्या मतलब क्या है कि ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक। आपका क्या है, तो आपका ये पुरुषवाचक बन गया। फिर उसके बाद में हम बात करें कि मैं आप दंग रह गए, मैं आप दंग रह गए, मैं आप यहाँ पे क्या है, दंग रह गए। तो यहाँ का आप क्या है, किसी अन्य के लिए है, किसी अन्य के लिए है, तो ये क्या हुआ, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कि कौन सा आप पुरुषवाचक है और कौन सा आप निजवाचक है। और अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो टॉपिक है सर्वनाम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।